अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड वीडियो है फार्मेसी टेक्नीशियन सब्जेक्ट अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। कल हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर शॉर्ट सा नोट लिखना है। पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है, इंट्रो अगर देखें हम तो ऐसे एनीमिया के टाइप है। वैसे एनीमिया हम कहते हैं ब्लड की डेफिशिएंसी को एनीमिया बोलते हैं। और देर इज एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद रिजल्ट फेल्यूर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग है वो खराब हो जाती हैं। वो जब डैमेज होती हैं, उनके डैमेज होने का रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स की प्रोडक्शन रुक जाती है। क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मदद करते हैं। जो हम खाना खाते हैं या खुराक खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसमें जो विटामिन B12 होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा खराब होगा, एट्रोफी होगी, तो उसके रिजल्ट्स में इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन जो डिस्टर्ब हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और उस इंट्रिंसिक फैक्टर के ना प्रोड्यूस होने की वजह से साथ साथ में जो HCl की प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाती है। तो B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की। अब आप कहेंगे कि B12 की डेफिशिएंसी से ब्लड का क्या ताल्लुक है, क्योंकि B12 जो है, जिसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी होता है जब आरबीसी की बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है। तो B12 की डेफिशिएंसी होती है इस विटामिन की, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड की आरबीसी की प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, रीजन हमने बता दी। जैसे कि आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग यहाँ देखें थिक है, क्योंकि म्यूकस लेयर जो है काफी थिक है। अगर म्यूकस लेयर ठीक थी, नॉर्मल थी, तो एसिड की प्रोडक्शन HCl की हो रही थी, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहे थे, तो नॉर्मल हमारे पास जो गैस्ट्रिक सेल लाइनिंग थी। ठीक है, जब हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया हुआ तो उस वक्त देखें उसकी स्टमक की इनर वॉल जो है, ठीक है, जहाँ पे म्यूकोसल लाइंस हैं, डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी वजह से ना तो HCl प्रोडक्शन हो रही है सही से, ना ही इंट्रिंसिक फैक्टर। जब वो नहीं हो रहे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, एट्रोफिक हो गया, खराबी हो गई है गैस्ट्रिक लाइनिंग्स के अंदर। तो ये साथ में फिर ऑटोमेटिकली B12 की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। तो इस तरह की जो होती है, B12 की एब्जॉर्प्शन जब रुकती है तो उसकी वजह से जो आरबीसी की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है, उनकी कमी हो रही है, वो हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया होता है। रीजन क्या है, रीजन वही है, B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो डेफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो साथ में उसने लिखा है कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो काज होती हैं, वजूहात होती हैं, वही वजूहात यहाँ पे हैं। क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी एक ऐसा एनीमिया है जिसमें B12 और B9 की, मतलब फोलिक एसिड की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। तो लेक्स इसमें देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें आप पर्नीशियस एनीमिया में, तो उसने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो, वो एनीमिया थोड़ा सा सीवियर होता है, ठीक है, उसमें इंसान जो है सिक ज्यादा हो जाता है। लेकिन पर्नीशियस एनीमिया में जो है लेस सिक देन द सफरिंग फ्रॉम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। आपने वैसे देखा होगा प्रेगनेंसी की कंडीशन में फीमेल को फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, क्योंकि उनको ब्लड की कमी कह लें कि दोबारा कंप्लीट करने के लिए ये दी जा रही होती है। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ और क्लिनिक में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, सिम्टम हो सकते हैं, वीकनेस होगी, ठीक है, ये कंप्लेन करेगा आके पेशेंट, वेट लॉस उसका होगा, और उसको डेस्पनिया होगा। ये टर्म है, डेस्पनिया में क्या हो, सांस का जो है उसको शॉर्टनेस होगी, सांस की ब्रीथिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, सांस कहेंगे फूलने लगेगी, इस तरह की कंडीशन हो जाएंगी। नेक्स्ट, सिंकोप हो जाएगी, ये भी टर्म है जिसके अंदर इंसान जो है अपना होश हवास खो जाता है, ठीक है, कॉन्शियस नहीं रहता, अनकॉन्शियस कंडीशंस में चला जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है, बाकी भी लिखी हुई हैं। स्किन का पेल हो जाना, ठीक है, स्मूथ लाइनिंग, जुबान का जो है सरफेस जो है स्मूथ यूजली, और फिर एट्रोफिक, बट सम टाइम रेड भी हो सकती है, इन्फ्लेम भी। ये कंडीशंस लिखी हुई, वैसे पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आप लोग इसको सर्च करके ऐसा पेशेंट जो है गूगल के ऊपर देख सकते हैं, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी स्प्लीन जो है वो भी पल्पेबल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट उसका क्या है, डेफिशिएंसी जब विटामिन B12 की हुई है तो डेफिनेटली उसको वही मेडिसिन देंगे, ठीक है, बड़े आसान सा है, मैं बड़ा स्पीडली इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इसमें जो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, हाइड्रोक्सी
कोबालामाइन उसको दिया जाएगा, ठीक है, इंजेक्शन है और 1000 सीसी का है, 1000 माइक्रोग्राम कह लें, ये इंट्रामस्कुलर लगता है। टोटल कितना लगाना पड़ेगा आपको, 4000 से लेकर 6000 माइक्रोग्राम उसको डोजेस देनी पड़ेंगे 3 वीक के अंदर अंदर, तो इससे वो रिकवरी हो जाएगी। बाकी भी पढ़ लें इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वालिदैन से बच्चों में ये जो ट्रेड्स होती हैं ब्लड की, ठीक है, ग्रुप्स की, ये वालिदैन से बच्चों की तरफ आती हैं। और इसके जो जीन होते हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुप को, तो वो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होते हैं। और जो हमारे पास एटलीस्ट 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजेंस हैं, ठीक है, लेकिन hundreds of other rare antigens are also found in blood। ये बात आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि जो एंटीजन हैं ये हंड्रेड्स की तादाद में, लेकिन जो कॉमनली हैं वो हमारे पास 30 हैं, ठीक है। कहाँ होती हैं, आरबीसी की जो रेड ब्लड सेल उसकी सरफेस पे पाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें टाइप हमारे पास ब्लड ग्रुप की जो है 2 तरह की हैं जो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ के देखेंगे बहुत सारे ब्लड ग्रुप की टाइप्स होती हैं। ए ओएबी या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको क्लासिकल ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इसमें अगर देखें ग्रुप्स जो बनते हैं हमारे पास 4 बनते हैं, ओ ए बी और ए बी, उसकी परसेंटेज भी लिखी गई है, ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप की कितनी परसेंटेज है वो देख लीजिएगा। नीचे देखिए जो मैंने बात की है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी हमारी बुक में मौजूद है, ये भी 4 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन अभी हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को सिर्फ डिस्कस करेंगे। एल ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, के ई एल आई, लेवस की, डफी, हम इनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, हम सिर्फ फोकस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होता है और अग्लूटिनोजिन क्या होता है, दोनों के एंड पे देखिए जिन आ रहा है। नॉर्मली कोई भी पूछे, कोई भी बात करे, तो हम एंटीजन और अग्लूटिनोजिन को सेम कंसीडर करेंगे, बट हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो एंटीजन होता है ये बाहर से आने वाला फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी वायरस है, जर्म, कोई भी किसी भी टाइप का जर्म हो सकता है, ठीक है। ये जो एंटीजन है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे, सेल्फ एंटीजन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एंटीजन होता है ये हमेशा फॉरेन कंसीडर करेंगे, बाहर से आने वाला, और इसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होगा। ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, अपने माइंड में रख लेने हैं एंटीजन के बारे में। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है बॉडी में जब आता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्टिव होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और ये एंटीजेंस जो होते हैं बॉडी के अंदर आरबीसी की सरफेस पे भी मौजूद हो सकती हैं, सलाइवा के अंदर, कॉर्निया, मतलब ये हमारे पास आइस के, ठीक है, स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, एपिडर्मल सेल्स, यहाँ पे आपको एंटीजन मिल सकती है। अब हम उसके कंपैरिजन में अग्लूटिनोजिन की बात करते हैं, ये भी हमारे पास एंटीजन ही है, बट ये एंटीजन जो है ये बॉडी के अंदर आरबीसी की सरफेस पे मौजूद होते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो ये काम होता है कि ये अग्लूटिनेशन काज करती हैं, एंटीबॉडी के साथ मिलके वहां पे काकुलेशंस काज करती हैं, क्लम्प्स बनाती हैं, लोथड़े ब्लड के बनाते खून को जमा देती है, इस तरह के काम करती है। तो ये होती एंटीजन ही है जो आरबीसी के सरफेस पे, स्पेसिफिक एंटीजन आप कह लें, जो आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होती है, और जो एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, कंबाइन होकर उसके साथ ग्लूटिनेशन करवाती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं ये तो आपको पता है, डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है। दीज आर द ह्यूमोरल सब्सटेंस। ह्यूमोरल सब्सटेंस के लिए सिंपल देख लें कि जो भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में या ब्लड के अंदर कोई भी चीज या सब्सटेंस मौजूद होते हैं उसको ह्यूमोरल सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडीज ब्लड में, प्लाज्मा मौजूद हैं, तो इसलिए एंटीबॉडीज को ह्यूमोरल सब्सटेंस बोल रहा है। ये रिस्पॉन्स में पैदा होती है एंटीजन के, तो याद रखिए फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट ये बनती है एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज और अग्लूटिनिन में भी फर्क है, हालांकि एंटीबॉडी और ग्लूटिनिन सेम चीजें हैं, ठीक है, बट एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है। और जो ग्लूटिनिन है ये भी ब्लड के अंदर मौजूद है, एंटीबॉडीज हैं, बट ये काम याद रखेंगे ये हमारे पास अम्यूनोग्लोबुलिन है, ये खास तरह के प्रोटीन्स हैं जो अग्लूटिनेशन काज करती है, ठीक है, एंटीजन के साथ मिलके। तो ये थोड़ा से डिफरेंस है इसमें, ये आप लोगों ने याद रखने हैं।
बाकी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं, एंटी ए अग्लूटिनिन है, अग्लूटिनिन जहां पे भी आ रहा है एंटीबॉडी की बात हो रही है, और एंटी बी अग्लूटिनिन है, दो तरह के एंटीबॉडी। ये टेबल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। हमारे पास जहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप पर टाइप लिखी गई है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाए जाएंगे, उन आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे? ए एंटीजन होंगे। कौन सा मेरा ब्लड ग्रुप टाइप है, वही एंटीजन मेरे आरबीसी की सरफेस पे मौजूद होंगे। बी टाइप का अगर होगा तो उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी होंगे। ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी भी। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी दिखने को एंटीजन नहीं मिलेगा। उसके अपोजिट बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए था तो मेरे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए ही था, बट मेरे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी था, ये याद रखना। सेम इसी तरह कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसकी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होंगी वो ए होंगी। सेम किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ए और बी में से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, ना तो ए होगी, ना इधर ए ना बी। सेम अगर किसी बंदे का ओ ब्लड ग्रुप है, ओ वाले में एंटीजन तो कोई नहीं है बट एंटीबॉडी दोनों होंगी। अब आप क्वेश्चन करेंगे, बाहर से आने वाला जो फॉरेन पार्टिकल होता है, इम्यून सिस्टम तो उसके खिलाफ एंटीजन बनाता होता है, सॉरी एंटीबॉडी बनाता है। तो यहाँ तो उलट केस है कि एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है, हालांकि एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि ये सेल्फ एंटीजन है। ये जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन है, ये सेल्फ एंटीजन है। इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्टिवेट नहीं होता, ना ही इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रख लें, दैट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, बाकी आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझ लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़े से लैंग्वेज में होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान बोलने की कोशिश करता हूँ, वर्डिंग वैसी यूज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उर्दू से हट भी जाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। तो अगर इनहेरिटेंस, विरासत की बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, ये पीछे कौन से जीन हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, तो उसने लिखा हुआ है 2 जीन, 1 ऑन ईच ऑफ द 2 पेयर्ड क्रोमोसोम्स डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुप। मतलब 2 जीन है जो डिटरमाइन कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को। तो वो जीन जो है, वो हमने पहले बात किया था क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है, लेकिन उसने वर्ड यहाँ पे बड़ा सारा यूज किया हुआ है, एलिलोमार्फिक जीन्स। तो एलिलोमार्फिक जीन्स क्या होते हैं? पहले तो एलील्स जाने, एलील्स क्या है। ठीक है, पार्टनर ऑफ जीन पेयर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एलील्स। ठीक है, ये ट्रेट्स ही होती हैं, पार्टनर ऑफ जीन पेयर्स को एलील बोलते हैं। लेकिन एलिलोमार्फिक जीन्स का मतलब, अगर कोई क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिस तरह मियोसिस में पढ़ते हो। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो पोजीशन है या लोकस है जहाँ पे जीन मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर वो पोजीशन जहाँ पे जीन मौजूद होता है वो लोकस कहलाता है। तो हम कहेंगे ऐसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिसके ऊपर सेम पोजीशन पे जीन मौजूद हैं, और वो जीन जो हैं डिफरेंट कैरिंग ट्रेड्स को या सेम कैरिंग के ट्रेड्स को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी, वो एलिलोमार्फिक जीन्स होते हैं। तो जैसे कि हम आई कलर के लिए बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे उसके लिए डिफरेंट जो हमारे पास जो हैं जीन्स जो हैं, ठीक है, वो सेम पोजीशन पे क्रोमोसोम पे मौजूद है, डिफरेंट कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स को, किसी का आई कलर कुछ है, किसी का आई कलर कुछ है, कलर जो वेरिएशन आ रही है, हालांकि जीन पीछे पार्टनर ऑफ सेम पोजीशन पे मौजूद हैं, बट वो डिफरेंट यानी कि उस ट्रेट्स को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसलिए एलिलोमार्फिक जीन्स हैं। एग्जांपल इस तरह कोट कर सकते हैं आप लोग, गलती करके मजीद एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। मैं सिंपल बताने की कोशिश करूँ क्योंकि आप लोगों का लेवल मैट्रिक है, डेप्थ में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, टू द पॉइंट आप बात में जाएं और उसको समझें। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस होता है ना। मैं यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रा करने की कोशिश कर सकता हूँ, मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यही लेक्चर जो मैं यहाँ देता हूँ 5 मिनट में, वहां मुझे व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो मैं इजीली इसको 15-20 मिनट पे लेके जा सकता हूँ। तो ये फर्क होता है इस चीज में। बस आप लोगों को इससे क्या लेके अपना फायदा उठाना है वीडियो से। बाकी कोई क्वेश्चन क्यूरी होती तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन है डिफरेंट जीन्स का। ठीक है, और फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है,
अब फर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ए है, दिखने में मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, वो मेरी फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, पीछे मुझे नहीं पता जीन कौन से कंट्रोल कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप को। तो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए जीन भी हो सकता है, ओ ए जीन भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी जीन हो सकता है, वो जीनोटाइप होगी। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस है, जीनोटाइप जीन आपको वो नहीं दिख रही। जैसे कि डायग्राम में देख लें, ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पीछे जीनोटाइप ए भी हो सकती है, ठीक है, ओ ए भी हो सकती है, ये देखें। इस तरह ब्लड ग्रुप मेरे पास बी है, तो जीनो चाहे पीछे बी भी हो सकती है, और उसके पीछे जो जीनोटाइप है बी ओ भी हो सकती है। ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास जीनोटाइप यही होगी, ओ होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके पास जीनोटाइप ए भी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट, ये नीचे पैराग्राफ में वही बातें लिखी हुई हैं। अगर जीनोटाइप ओ है, ठीक है, तो कोई भी अग्लूटिनोजेन नहीं है, हमने पहले पढ़ लिया था। अगर ब्लड ग्रुप ओ हो तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं बनती, एंटीबॉडी इसके पास दोनों होंगी। सेम ऐसे ओ ए है, ए है, तो इसके पास अग्लूटिनोजेन मतलब एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। क्यों, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए ही होगा। जीनोटाइप अगर ओ बी है तो डेफिनेटली इनका ब्लड ग्रुप बी होगा, तो अग्लूटिनोजेन भी होगी, लेकिन एंटीबॉडी ए होगी। ये थोड़ा सा इस तरह करके समझना है। नीचे एक क्रॉस दिया गया है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर फादर में से फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट में से एक ए ब्लड ग्रुप है, दूसरे का ए बी है, ठीक है, इसका होमो है, इसका एक का हेट्रो है, डिफरेंट जीन्स हैं, ठीक है, तो उनका क्रॉस करवाया जाए, उनमें से आने वाले ऑफस्प्रिंग में कौन से ब्लड ग्रुप के आने के चांसेस होंगे, तो डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल अगर क्रॉस करके देखें, इस ए के साथ क्रॉस करें ए आएगा, इसी ए को बी के साथ करें तो ए बी आएगा, इस ए को पहले ए के साथ करें तो ए आएगा, इस ए को इस बी के साथ करें तो ए बी आएगा। तो देखें ए बी दो हैं और ए बी टू है, तो इसमें कह सकते हैं 50-50% चांसेस है, 50% ऑफ स्प्रिंग में ये ब्लड ग्रुप आए, 50% में से ये ब्लड ग्रुप आए, ठीक है। बड़ा इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्किन से रिलेटेड। हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर बॉडी के 5 सेंसेस को डिस्कस किया गया है, स्किन को, नोज को, आईज को, ठीक है। इस तरह स्किन जो है इसके फंक्शन पूछे गए हैं। तो स्किन होती क्या है, पहले उसकी इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे। स्किन एक वाइटल मतलब एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट डाइवर्स वैरायटी, जिसमें बड़ी, देखो ना, सबकी स्किन तो सेम नहीं रहती ना, कम्प्लेक्स पेचीदा है, एक्सटेंसिव, मतलब पूरी बॉडी को देखो, बड़ा एक्सटेंसिव मतलब कुछ बड़ी हुई है, इस तरह करके बोल सकते हैं। बॉडी इज लार्जेस्ट, थिनेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे बारीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन है स्किन का, सबसे बड़ा आर्गन ऐसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये सेल्फ रिपेयरिंग होती है, ठीक है। अब देखें ना, कट लगता है, बाउंड होता है कहीं पे तो वो रिपेयर हो जाता है। प्रोटेक्टिव बाउंड्री है ये, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान। नेक्स्ट, स्किन सरफेस जो होती है लार्ज होती है, ठीक है, एज बॉडी इटसेल्फ। इलास्टिक कवरिंग है, बड़ी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आपके लिप्स के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर यहाँ थिननेस, क्या लिखा, थिन स्किन है, थिननेस्ट, थर्ड प्रॉपर्टी उसकी लिखी हुई है उसने, ठीक है। अगर आप डिग्रियों में से देखें तो सबसे बारीक लिप्स में और आईलिड्स के ऊपर, लेकिन थिक कहाँ मिलेगी आपको, हाथों के जो पाम है और सोल है पाँव के नीचे, वहां पे आपको काफी थिक स्किन मिलती है। तो ये बस इंट्रो लिखा गया है, फंक्शन पे फोकस करना है। तो पहला फंक्शन है हीट रेगुलेशन। स्किन हीट रेगुलेशन करती है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि चीज बढ़ी हुई है तो उसको कम करना, कम की हुई है तो उसको बढ़ाना। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की स्किन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं जो पसीना परस्पायरेशन करते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस रहता है। गर्मियां देखें, गर्मियों के अंदर आपके स्वेट ग्लैंड जो एक्टिवेट होते हैं, पसीना निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में देखें तो वो स्वेट ग्लैंड बंद हो जाते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर एक शिवरिंग मैकेनिज्म जनरेट स्टार्ट होता है। वो एक लंबी कहानी है, हमारे हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन है, बड़े बाहर से एनवायरनमेंट से मैसेजिंग होती है, सारी स्किन से रिसेप्टर्स जो कह लें कि कोल्ड रिसेप्टर मैसेज देते हैं, सारा बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। मैं लंबी बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डिटेल में जाते हैं। तो सिंपल याद रखें कि हीट रेगुलेशन के लिए हमारी स्किन का बड़ा अहम किरदार है, ठीक है। जब पसीना पैदा होता है, ठीक है, जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड जो कहते हैं, जिससे स्किन मॉइस्चर रहती है, जब ऊपर से एवेपोरेशन होती है, वहां से वाटर उड़ता है तो हीट को साथ में लेके उड़ता है, ठीक है। तो हीट की वजह, जब हीट जाती है तो पीछे कोल्डनेस, ठंडक इस तरह की बॉडी के अंदर पैदा होती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हीट रेगुलेट कर रही है, ठीक है, स्किन दोनों काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट,
सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारे एनिमल्स को और की एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, रेप्टाइल्स की ले सकते हैं या अदर और बातों को डाल सकते हैं, जिस तरह बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हीट के ऊपर जाके लेटते हैं, सारा कुछ स्किन के जरिए हीट को ऑब्जर्व करते हैं, बड़े मैकेनिज्म्स हैं। तो याद रखना, ये पॉइंट याद रखिएगा, हीट रेगुलेशन अगर सब भूल जाए बड़े इजी तरीके से आप क्या कीजिएगा, हीट रेगुलेशन के एक लाइन बना के लिख दें, सिंपल लाइन बना के लिख दें, इसी हीट रेगुलेशन को उठाएं, इसका सेंटेंस बनाए और लिख दें। ठीक है, आप लिखते हैं कि द ह्यूमन स्किन हेल्प्स टू रेगुलेट द हीट, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ तो इतना तो लिख ही सकोगे ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के अंदर बड़ा किरदार है हमारी स्किन की जो एपिडर्मस लेयर होती है, ठीक है, उसके नीचे बारीक सी मतलब एसिडिक पीएच 4.5 से इस तरह 5 तक या इस तरह कह लेके पीएच की एक लेयर है, मेंटल लेयर जिसको बोल रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, वो सारे जम्स को स्किन के अंदर एंट्री उनकी स्टॉप ये रखती है। लेकिन जो स्किन होती है एब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, आप खुद देखा होगा स्किन के ऊपर आप कोई भी चीज लगाते हो, वाटर लगाते हो, डिहाइड्रेशन होती है तो वो देखें, ठीक है, या फिर कोई और अपने टॉपिकल कोई आप कोई चीज स्किन के ऊपर लगाते हो तो आप कहते हैं स्किन के अंदर जज़ब हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें इतने डेप्थ में बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिक्रीशंस क्या है? सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह हमारे स्किन को नोज के आसपास में या आपके बॉडी के डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो ना ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है तो वो सीबम सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ये सेक्रीशन हमारी स्किन से खारिज होती हैं, जिससे हमारी स्किन लुब्रिकेट गीली रहती है, फिर इससे स्किन की जो है डिहाइड्रेशन नहीं होती, स्किन के हेल्दी स्किन, स्किन के जो सेल हैं वो हेल्दी रहते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो स्किन तो डेफिनेटली हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेटर क्या चीज होती है? जिस तरह करंट के लिए हम इंसुलेटर कंडक्टर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जो कि बाहर से सर्दी को बॉडी के अंदर नहीं जाने देती या बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देती, इस तरह की प्रोटेक्शन, जिस तरह चर्बी की लेयर समझ लें स्किन के नीचे, वैसे स्किन भी एक इंसुलेटर का काम कर रही है। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ट्रॉमा, किसी चोट लगने से बचाती है, इंटरनल ऑर्गन को महफूज रखती है, एंड आल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनलाइट, सूरज की कह लें यूवी रेडिएशन या अदर चीजें जो वो भी डायरेक्ट सन की वो अपनी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बड़ा प्रोटेक्शन का काम करती है, बैरियर का काम करते हैं, रोकती है अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हमले से बचाती है। एक्सक्रीशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है स्किन हमारी जो है बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से निकालते हैं, परस्पायरेशन का काम करते हैं, जिसके जरिए स्वेट ग्लैंड जो है बहुत सारे साल्ट्स वगैरह या इस तरह की चीजों को बॉडी से मिनरल मिनरल वगैरह को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। पसीने का अपना टेस्ट करके देख लेना, पता चल जाएगा। सेंसेशन हमारी स्किन ही है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, जो स्किन को क्या करती हैं, एक सेंसिटिव बनाती हैं। फील, आप प्रेशर दबाएं तो प्रेशर रिसेप्टर हैं, हीट रिसेप्टर हैं, टच रिसेप्टर, कोल्ड, सारे रिसेप्टर्स जो है स्किन के अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पोजीशन में। पेन रिसेप्टर देख लें, जिस तरह प्रेशर रिसेप्टर देख लें, हमारी स्किन के अंदर ये सेंसेशन का काम करती है। नेक्स्ट हमारी स्किन के अंदर जो है विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। स्किन के नीचे एपिडर्मिस के अंदर जो है यूवी रेडिएशन जब पड़ती है तो वहां पे बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव या कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जब सनलाइट पड़ती है तो वो एक्टिव फॉर्म में D3 की फॉर्म में जो प्रो विटामिन होता है उसकी आगे कन्वर्जन होना स्टार्ट होती है, और फिर बड़ा लंबा प्रोसेस अपने उसमें विटामिन डी के अंदर ये डिटेल पड़ी हुई है, विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट कैसे होता है इनएक्टिव से, तो सारा स्किन का बड़ा रोल प्ले है। इम्यूनिटी का काम करती है स्किन, जो कहते हैं स्पेशलाइज सेल मौजूद होते हैं स्किन के अंदर, ये अटैच होते हैं टू एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नुकसान देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फाउंड इन स्किन में मिले हैं, ऐसे पाए जाते हैं बहुत सारे स्पेशलाइज सेल, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट सोशल इफेक्ट होता है स्किन का, जिस तरह बड़ा आप लोगों को देखा ना, रंगत देख के बड़ा कलर को जज करते हैं, तो कलर उसका होगा, टेक्सचर या उसकी ऑर्डर स्मेल वगैरह, ठीक है, या फिर ट्रांसमिट सोशल एंड सेक्सुअल, तो ये भी बड़ा सेक्सुअली मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन या, ठीक है, तो ये बड़ा सोशल इफेक्ट भी है स्किन का बड़ा। ठीक है, तो ये इतने फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं, एटलीस्ट आपको 5 5 6 6 7 7 इतने जो है फंक्शन आने चाहिए, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आई होप। तो लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई विल ट्राई इसको मैं जल्दी से खत्म करूं। तो ह्यूमन स्कल के ऊपर हम ओवरव्यू देते हैं, ह्यूमन स्कल की बोन्स को याद रखना है आप लोगों ने, 8 बोन है स्कल के अंदर,
जो स्कल है, स्कल के अंदर 8 बोन कैसे कैसे हैं? सबसे पहले माथे वाली जो ऊपर वाली फ्रंटल बोन्स हैं, ठीक है, दे हमारे पास जो है, फ्रंटल बोन वैसे सिंगल होती है, टू लिखी गई है, ठीक है, इसको सिंगल कर लें। फिर टेम्पोरल बोन कान वाली साइड्स पे आप देखें ना, कन पट्टी की जो वहां पे दोनों साइड पे है, ये पेयर्ड में होती हैं, ठीक है। पैराइटल बोन सर के ऊपर वाली जगह जो सेंटर से वो कर, ठीक है, उसके पास सुचर्स होते हैं, मतलब वो दो हड्डियां मिली हुई होती हैं ऊपर वाले सर के ऊपर, देखे वो पैराइटल बोन्स हैं, ठीक है। पीछे जो पीछे एक बोन जहाँ पे मिसिंग हो गया स्फिन, ठीक है, ऑसिपिटल, ठीक है, ऑसिपिटल बोन जो है, ठीक है, खुत्ती वाली बोन समझ ले, ठीक है। स्फिनॉइड और एथमाइड आपको नजर नहीं आएंगी, ये आप लोग डायग्राम देख के इसको आपको बिल्कुल अंदर की तरफ जाके, ठीक है, ये देखो स्फिनॉइड बोन, ये इसके अंदर की तरफ इधर से निकली स्फिनॉइड बोन, एथमॉइड भी बोन आप लोगों को नजर आ जाएगी, आप लोग अच्छे से डायग्राम देख लें। तो ये बोन स्कल के अंदर 8 बोन है, ठीक है, पेयर की अलग याद रखिएगा और अनपेयर्ड को अलग से याद रखिएगा। फिर फेशियल बोन्स के ऊपर बात करते हैं, चेहरे के अंदर जो है बोन्स जो है वो 14 है, फेस के अंदर जो आती है। ये मैंडिबुलर, ये निचला जबड़ा है, एक ही होती है। जैगोमेटिक, ये आंखों के नीचे वाली दोनों जो चीक्स की वो होती हैं बोन्स, ये वो होती हैं। वूमर, ये नाक के अंदर वाले एरिया में नजर नहीं आएगी आपको, एक ही होती है। इंफीरियर कोका, ये भी नाक वाले अंदर एरिया में जाके नजर आएगी, ये भी पेयर होती है। नेजल बोन, नाक वाली हड्डी देखें ऊपर से, आप अब कार्टिलेज को हटा के देखें तो सेंटर से कट की हुई है, पेयर होती है। पैलाटाइन बोन, तालू की जो हड्डियां होती हैं सेंटर से वो कट है, तो वो भी पेयर होती है। नेक्स्ट आप देखिए जो मैक्सिला बोन होती है, मतलब आपके ऊपर वाला जबड़ा जो होता है, ठीक है, ये वाला यहाँ से कट होता है, तो ये दो होती है मैक्सिलरी बोन। मैक्सिला के साथ साथ में आंखों वाली बोन्स होती हैं, लैक्रिमल बोन्स, ठीक है, ये भी पेयर होती हैं, लैक्रिमल बोन, ठीक है। तो इस तरह मैंने तकरीबन आपको 14 बोन्स काउंट करवाई हैं जो फेस के अंदर है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इसको शेयर करना है दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हमारे पास तकरीबन 12-13 क्वेश्चन मजीद हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये मेरे जो लेक्चर्स हैं, 2 वीडियो और बन जाएंगी, अगर आप लोग ये सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो फिजियोलॉजी है उसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा।